सेकेंड एप्लीकेशन है, ठीक है, वृत्तीय धारावाही चालक के कारण तीव्रता। तो इसमें दो केस हम लोग पढ़ेंगे। केस 1, वृत्तीय चालक के केंद्र पर, ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग केंद्र पर तीव्रता और दूसरा धारावाही चालक के अक्ष पर तीव्रता, ठीक है, कुंडली के अक्ष पर तीव्रता। तो देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक धारावाही कुंडली है जो कैसा है, वृत्ताकार है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करते हैं I। क्लियर है? I करंट फ्लो हो रहा है किसमें, इस धारावाही कुंडली के अंदर। तो इसके कारण इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका परिमाण क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें भी हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे बायो-सावर्ट लॉ। सपोज कर लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो है R, कुंडली की त्रिज्या R है। R क्या है, मान लिया जाए, माना R बराबर कुंडली की त्रिज्या, कुंडली की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द कॉइल। तो इसके लिए फिर से हम लोग एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट, पूरे वायर में कहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। जैसे मान लेते हैं ये हम लोगों ने एलिमेंट लिया जिसको हम लोग कहेंगे DL, और ये क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट है कि नहीं है, करंट एलिमेंट। तो इसके कारण यहाँ पर तीव्रता क्या हो जाएगी, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये हो जाएगा, करंट एलिमेंट है तो इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा, धारा की दिशा में होता है ना। और ये है करंट एलिमेंट से, मान लीजिए ये सेंटर O है, तो सेंटर से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, तो जो त्रिज्या होगी वही होगी। तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो है R त्रिज्या है इसकी, और ये वेक्टर हम लोग ऐसे लेते थे, ठीक है ना, एलिमेंट से जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है वहाँ पर वो वेक्टर हुआ करता था, ठीक है, और ये करंट एलिमेंट। क्लियर है? यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि करंट एलिमेंट और R वेक्टर जो है दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेडियस क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो इस धारावाही अल्पांश के कारण सेंटर पे तीव्रता कितनी होगी, धारा अल्पांश DL के कारण केंद्र पर तीव्रता, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, dV मान लेंगे, और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे बायो-सावर्ट लॉ। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा ना। तो थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा बटे R² होता है ना। तो थीटा के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो dB बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I dl साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय R²। ये हम लोगों ने ऑलरेडी जो फॉर्मूला देखा था डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया उसको। तो dB बराबर हो गया μ0/4 पाई I इंटू DL बटे साइन 90 तो 1 होता है डिवाइड बाय R²। तो एक छोटे से अल्पांश के कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो इतनी होगी। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि एक सदिश राशि है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा बताइए। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर या बाहर की ओर, सोच के बताइए क्या होना चाहिए, अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर, किधर होगी,
किधर होगा डायरेक्शन? बाहर की ओर। वेरी गुड, बाहर जा रहा है। देखिए ये जो करंट का डायरेक्शन है उसमें आप अगर ये करते हैं तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। या फिर डी एल क्रॉस आर करेंगे। देखिए ये डी एल वैक्टर है और ये आर वैक्टर है, तो डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर बाहर की तरफ बता रहा, तो डायरेक्शन हो गया बाहर की ओर। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब देखिए ये पूरा जो वायर है, ये जो कुंडली है, इस तरह के छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर बना है कि नहीं है? बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर बना है। तो हर एक अल्पांश के कारण जो तीव्रता निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? तो यही आएगा, सेम तो आएगा। और डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की ओर। हर छोटे छोटे अल्पांश के कारण जो तीव्रता आएगी सबको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल तीव्रता हो जाएगी। और चूँकि डायरेक्शन क्या है? एक ही तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा? सब आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टोटल तीव्रता क्या हो जाएगी? देखिए तो लिखेंगे, अतः संपूर्ण कॉइल के कारण केंद्र पर कुल तीव्रता, तो टोटल जो तीव्रता हो जाएगी वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, ठीक है। इस तरह से सभी छोटे छोटे पार्ट्स के कारण जो तीव्रता होगी उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड टोटल निकल जाएगा सेंटर पर। और सभी का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की ओर। तो डी बी बराबर क्या है? यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। क्लियर है? ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। कांस्टेंट क्या क्या है? म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है और करंट भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और आर क्या है? रेडियस, ये भी तो फिक्स है, ये भी कांस्टेंट। अंदर में क्या रहा? डीएल, इंटीग्रेशन डीएल। आ रही बात समझ में? सुन पा रहे हो? अब बताओ डीएल को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया जाएगा? इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर हम डीएल जोड़ते चले जाएंगे तो ये पूरा जो वायर है उसकी लंबाई के बराबर होगा ना। पूरे तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा? जो उसकी परिधि होगी, सरकमफेरेंस, है कि नहीं है? तो इसलिए इसका लिमिट कहाँ होना चाहिए? आप जीरो से लेकर के 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा? सोचिए तो डीएल जो है यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करेंगे तो फिर यहीं पे आके ख़त्म करना है ना, तो 0 से लेकर 2 पाई आर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? देखिए तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और डीएल का तो एल हो जाएगा, एल की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट डालेंगे 2 पाई आर माइनस 0, सिंपली 2 पाई आर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा और एल की वैल्यू कहाँ से? 0 से लेकर 2 पाई आर। क्लियर है? क्लियर है ये? चलिए, जो कट रहा है उसको कटा दिया जाए, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। क्या आ गया कट के? देखिए तो 2 पाई से यहाँ पे 2 कटा, एक आर से यहाँ पे कट गया, बचा क्या? देखिए तो म्यू नॉट इंटू आई बटे 2r, यही हुआ ना बी की वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आ रहा है? म्यू नॉट इंटू आई बटे 2r। कोई प्रॉब्लम है? अब अगर हम कहें कि मान लीजिए इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न अगर n मान लेते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या अगर n है तो क्या हो जाएगा?
एक कॉइल के कारण इतना फील्ड हुआ तो n कॉइल के कारण क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, है कि नहीं है? लिखेंगे इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। मान लीजिए अगर कॉइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है वो n है, तो इसलिए टोटल फील्ड कितना हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट NI/2R। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन सेंटर पर। और चूँकि सब जो है एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है? किधर जाएगा डायरेक्शन, बाहर की ओर, तो ये डायरेक्शन भी आप बता दीजिए, बाहर की ओर। क्लियर है? अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन बाहर की ओर, और अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता तो किधर होता डायरेक्शन, अंदर की ओर, है कि नहीं है? आ रही बात समझ में? हाँ, अगर करंट का डायरेक्शन इस कॉइल में क्लॉकवाइज कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। जैसे देखिए ये मान लीजिए कॉइल है, अगर हम करंट का डायरेक्शन कर देते हैं ऐसे क्लॉकवाइज कर देते हैं तो यहाँ सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर होगा कि नहीं होगा, अंदर। ठीक है जी, क्लियर हुआ ये? मिटा दें इसको। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें अगर कॉइल जो है सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कुलर, क्या सेमी सर्कुलर कॉइल अगर है तो उसके लिए क्या होगा, मतलब अर्धवृत्त इस टाइप का है, सपोज करें ये मान लीजिए करंट है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है आधा हो जाएगा ना, जितना पहले था उसका आधा, म्यू नॉट NI/2R डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं होगा जी। यानी हो गया म्यू नॉट इंटू NI डिवाइड बाई 4R। ये हो गया सेमी सर्कल के लिए। उसी तरह से अगर हम बात करें 1/4 सर्कल अगर हो जाए, क्वार्टर सर्कल, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, है कि नहीं है? इसका भी आधा हो जाएगा ना। इसके लिए अगर जो है क्वार्टर सर्कल रहे इस तरह से 1/4 रहे, तो उसके लिए यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो निकाल सकते हैं ना। ये मान लीजिए 90 डिग्री है, तो इसका भी आधा हो जाएगा ना, म्यू नॉट NI/8R होगा कि नहीं होगा। म्यू नॉट NI/ कितना हो जाएगा 8R।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ पा रहे हैं? गुड। अच्छा देखिए, उसी तरह से अगर मान लीजिए एक सिंपल सा आर्क दे दिया जाए, कोई सा भी इस तरह से, कोई मतलब कॉइल का एक टुकड़ा है, ठीक है ना। इसमें करंट आई जा रहा है और ये सेंटर है और ये एंगल जो है कुछ भी दिया हुआ है, सपोज करें ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस करंट की वजह से, इस करंट सेगमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फॉर एनी करंट सेगमेंट, छोटा सा कोई पार्ट है, ठीक है ना, ये कितना एंगल बना रहा है कुछ पता नहीं है, बट इस छोटे से थीटा एंगल के लिए यहाँ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं? तो हम लोग इसको ऐसे लिखें, समझने के लिए बता रहे हैं आपको। पूरे सर्कुलर वायर के लिए कितना था मेरे पास, μ0I/2R था कि नहीं था, पूरे सर्किल के लिए, पूरे सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना था, μ0I/2R। तो पूरे सर्कुलर वायर का मतलब ये हुआ, पूरे सर्किल कुंडली के लिए हुआ, यानी कि 2π रेडियन के लिए सेंटर पे एंगल कितना बना रहा था, 2π ना। कोई भी सर्किल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2π। तो 2π जब एंगल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा वो, μ0I/2R, हाँ या ना। तो यूनिट रेडियन के लिए, मतलब एकांक रेडियन के लिए, एकांक रेडियन के लिए कितना हो जाएगा भाई, μ0I/2R डिवाइडेड बाई 2π। क्या सही है क्या? 2π रेडियन के लिए इतना फील्ड हुआ, तो इकाई रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, दिस बाई दिस। तो थीटा रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, थीटा रेडियन, थीटा रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, μ0I/ ये हो गया 2 दूनी 4πR इंटू थीटा। क्या सही है, μ0I 2 दूनी 4πR इंटू थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है किसके लिए निकला, थीटा रेडियन के लिए। एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अब थीटा का वैल्यू जो भी रखिए आप, है कि नहीं है, थीटा का वैल्यू अगर हम 100 मतलब पाई रखते हैं, 180 डिग्री पाई रखते हैं तो उसके लिए फील्ड आ जाएगा, 90 डिग्री रखते हैं तो उसके लिए निकल जाएगा, 60 डिग्री रखते हैं तो उसके लिए निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, B बराबर किसी भी मतलब थीटा के लिए, किसी भी एंगल के लिए, किसी भी आर्क के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, μ0I/4πR इंटू थीटा। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लें। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में, बताइए। जैसे देखिए अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री समझ गए ना, क्वार्टर एंगल के लिए, क्वार्टर सर्किल के लिए। तो थीटा बराबर 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ, कितना रेडियन हो गया, ये कितना रेडियन हुआ, π/2 हुआ ना भाई। 90 डिग्री मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, π/2 रेडियन। तो π/2 रेडियन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, π/2 समझ रहे हैं ना, मतलब ये इस तरह से जो होता है एक सर्किल का चौथाई भाग, ये जैसे 90 डिग्री है तो इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, ऑलरेडी हम लोग पीछे निकाले थे ना। देखिए डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला से निकलेगा,
तो बी बराबर कितना हो जाएगा देखिए, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर इंटू थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बटे 2, पाई से पाई कैंसिल, बी बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू आई बटे क्या हो जाएगा 8r। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए भाई 60 डिग्री एंगल अगर है यहाँ पर, इसको मिटा रहे हैं, हाँ मिटा दें इसको। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री है, हाँ, और ये करंट I बराबर है सपोज करिए कि 2 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये एग्जांपल हो गया, देखिए ये वाला क्वेश्चन। मान लीजिए ये कोई आर्क है, कोई कॉइल है, इस तरह से कॉइल का टुकड़ा है जिसमें करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, और वृत्ताकार वृत्तखंड है ना ये, तो यहाँ पे बना रहा है 60 डिग्री का कोण। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस वायर के वजह से, कैसे करेंगे? सबसे पहले थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब कितना रेडियन हो गया ये? 60 डिग्री का मतलब कितना रेडियन बताओ भाई? π/3। वेरी गुड, π/3 हो गया, बहुत अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो B बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू आई बटे क्या हो गया 4 पाई आर इंटू, अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। अच्छा, रेडियस भी दिया हुआ रहेगा कुछ ना कुछ, आर बराबर मान लेते हैं कि कुछ भी दिया हुआ है, सपोज करें 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस तो ज़रूर दिया हुआ रहेगा, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट इंटू आई का मान कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर डिवाइडेड बाई, पाई से पाई कटा, 4 तिया 12, आर की वैल्यू कितनी है 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही जा रहे हैं हम लोग, देख लीजिए, ठीक है। म्यू नॉट बटे 6, म्यू नॉट की वैल्यू अगर हम पुट करें तो पुट कर सकते हैं, कितना है हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बटे क्या हो गया 6, ठीक है। हाँ, कट रहा है तो कटा दें, तो हो गया 2/3 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? अच्छा, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आंसर हो गया म्यू नॉट बटे 6 टेस्ला, नहीं हुआ? म्यू नॉट बटे 6 टेस्ला हुआ कि नहीं? और म्यू नॉट की वैल्यू पुट करना चाहें तो पुट कर दें। जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, 4 पाई गुना 10⁻⁻7, 4 पाई गुना 10⁻⁻7 बटे 6। अब इसको कटाइए, कितना हो जाएगा 2/3 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये तो हम कह रहे हैं, आया कि नहीं आया आंसर? पाई की वैल्यू पुट करना चाहे पुट कर दें, या ऐसे रहने दें। तो क्या इस तरह का क्वेश्चन आराम से हो सकता है? हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ हुआ, क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ा? सबसे पहले सर्कुलर कॉइल की वजह से फील्ड कितना वो निकाल लिए, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्शन पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्शन यहाँ पे अंदर की ओर, डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्शन के साथ आंसर रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन रहेगा डायरेक्शन आउटवर्ड, ये ऑप्शन रहेगा डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है ना। तो डायरेक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तो सर्कुलर वायर में हम लोगों ने क्या पढ़ा आज ही, सब में ना सब में कैसे? जैसे मान ली ये तो इधर जा रहा है ना, अंदर जाएगा इसमें, और करंट अगर इस तरफ रहा, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए।
हाँ, तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लें हम लोग। सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया हम लोगों ने। कितना होता है, μ0I/2R। अगर नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं n है तो n से गुना कर देंगे, ठीक है, n फेरों की संख्या है। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट एक फॉर्मूला सीखा किसी भी आर्क के लिए। वो कितना होता है भाई, μ0I/ कितना था, 4πr इंटू थीटा, यही था। बस हो गया। किसी भी तरह का सर्कुलर वायर का सवाल रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, सेंटर वाला क्लियर हो गया। ओके, चलिए इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। वो होगा एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर। एक्सिस किसको कहते हैं, एक्सिस किसको कहते हैं, देखिए समझ लीजिए। कॉइल का एक्सिस किसको कहा जाएगा, सेकंड केस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेकंड केस देखिए, ये हो गया मेरा कॉइल, ठीक है, सर्कुलर कॉइल। इसमें करंट मान लीजिए I फ्लो हो रहा इस तरह से। तो एक्सिस कहते हैं इसके सेंटर से जाने वाला लाइन, ठीक है ना। जैसे ये जो मार्कर पेन देख रहे हैं आप, इसके सेंटर से होकर जा रहा है ना, ठीक है। तो ये एक्सिस कहलाता है, कॉइल का एक्सिस। क्लियर है, कॉइल का एक्सिस। मान लीजिए एक्सिस यहाँ पर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर इस कॉइल की वजह से इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। हाँ, ये सर्कुलर कॉइल हो गया। इस तरह से मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है, ऐसे जैसे हम हाथ घुमा रहे हैं, ये सर्कुलर कॉइल हो गया, ठीक है। और एक्सिस हो जाएगा, ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर से जाने वाला लाइन जो कॉइल के तल के लंबवत होना चाहिए, कॉइल के प्लेन के लंबवत होना चाहिए, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो उस एक्सिस के किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, चलिए आज इतना ही रखते हैं हम लोग।